गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबका स्पीड है ज्वाइनिंग का बहुत फास्ट है ना। गुड मॉर्निंग अनुराग। गुड मॉर्निंग चंद्रभान सुमंत। तो कैसा फील हो रहा है? 17 से एग्जाम है ना, 17 को ही ना। तुम लोग को तो बहुत अच्छा फील होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ सब लोग, उसके बाद ही कुछ डिस्कशन कर लेते हैं आज एग्जाम के बारे में ना। नॉन टेक्निकल नहीं आएगा यार। गुड मॉर्निंग आकाश। लाइव क्लास नोटिफिकेशन गया है मेरे मोबाइल में, तो नहीं आया आज। जय आए हो कि नहीं? फिर बोलोगे कि सर क्या बताएं, तो फिर से बताइए। नोटिफिकेशन से ज्वाइन किया ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आज सर 5 मिनट में सब ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना। खोल के रखते हैं दो तीन चीज। एक क्या है, ये सिलेबस है ठीक है ना, ईसीएल का। ईसीएल का क्या था सिलेबस? एनेक्जर 1 और एक एनेक्जर 2 था ठीक है ना। ये एनेक्जर 1 था। ये सिलेबस जो दिया हुआ था वो डीजीएमएस का एक सर्कुलर दिया हुआ था ना, जीएसआर करके, देखो है ना। तो इसके अनुसार ही हम सिलेबस को ऑलरेडी पहले से ही अपने पीपीटी हम बनाए हुए थे ना, वहाँ पे सिलेबस डाल के रखा हुआ था। ये जो सिलेबस था, देखो अभी जो सिलेबस इशू हुआ है उसमें तो ये सारा चीज कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये जब इसका ईसीएल का नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का, तो सिलेबस हम इसके अनुसार ही ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए थे ठीक है ना। एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीएमएस गजेट नोटिफिकेशन इतना के अनुसार। अब क्या है कि इस एग्जाम में पूछ रहे हो कि सर नॉन टेक्निकल आएगा कि नहीं। देखो सिलेबस इतना ही है ठीक है ना। लास्ट वाला जो 11 पॉइंट कट रहा है वो है राइटिंग रिपोर्ट्स। क्या है वो लास्ट में? राइटिंग रिपोर्ट्स। राइटिंग रिपोर्ट्स आज हम माइंस जाएंगे ना, तो माइंस जाने के बाद वो एक जो फॉर्मेट होता है जिसमें सरदार लोग अपना रिपोर्ट फिल करते हैं, वो ग्रुप में डाल देंगे ठीक है ना, कि वो लोग क्या क्या रिपोर्ट लिखते हैं शिफ्ट के एंड में। इसका सिलेबस में क्या है कि नॉन टेक्निकल कहीं वो डिस्कस ही नहीं किया है, तो नॉन टेक्निकल इसमें नहीं आएगा ठीक है। अब तुम लोग को टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, WCL ठीक है ना, WCL का, और फिर क्या हुआ, जो ECL वाले जो भी कोर्स में ज्वाइन किए हुए हैं सबको तो सारा वीडियो अवेलेबल था ठीक है ना। सारा वीडियो PDF वगैरह अवेलेबल था। तो ये सिलेबस है ना, वो देखने का अलग अलग लग रहा है, लेकिन सारा चीज इसमें मतलब 95% कवर, 95 का 98% कवर हुआ है। 1-2% कुछ कुछ छोटा सा चीज छूटा हुआ होगा, हो सकता है। पहला क्या, 10th नंबर में आ जाओ। 10th नंबर में क्या है, ये जो CMR 2017 रूल्स और बायलॉज जो बना हुआ है माइंस एक्ट के अंदर ठीक है ना। और बाकी जो भी हो गया, MVTR हो गया, माइंस क्रेच रूल हो गया, माइंस रेस्क्यू रूल, माइंस रूल, ये सारा किसके अंदर आता है? माइंस एक्ट का एक के अंदर ही आ गया वो। तो ये सारा चीज हम लोग का ऑलरेडी कवर है ना। 10th नंबर में जो भी दिया हुआ है कि CMR के बारे में, CMR का क्लास तो हुआ ही है तुम लोग का अच्छे तरीके से। माइंस रूल माइंस एक्ट का हुआ है, बाकी DGMS सर्कुलर का हम लिए हुए थे, माइंस रेस्क्यू रूल लिए हुए हैं। हाँ आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं ठीक है ना। तो ये सारा चीज यहाँ का कंप्लीट है। और तुम लोग को रेगुलेशन में पढ़ाया गया होगा क्या, ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड ड्यूटीज ऑफ शॉर्ट फायरर ठीक है ना। ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार और ड्यूटीज ऑफ शॉर्ट फायरर। अब ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार वगैरह कैसे पढ़ना है देख लो तुम लोग, रिवीजन अब कैसे करना है वो सिर्फ देख लो। कहाँ गया मेरा PPT, ये ठीक है ना। ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार हम पहले सर्च कर लेते हैं, क्या माइनिंग सरदार, SIRDAR ठीक है। कहीं आ रहा है 2736 कि सरदार का ड्यूटी के बारे में जो कहीं भी अगर दिया हुआ है तो देखो क्या है, 48 नंबर में दिया हुआ है क्या, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार ठीक है ना। तो 48 नंबर रेगुलेशन तुम लोग अभी कॉपी पेन लेके बैठो, नोट कर लो पहले। आ रहे हैं रंजित, धीरे धीरे आ रहे हैं, बट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार 48 में है। और साथ में क्या दिया हुआ है कि द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन है ना। रेगुलेशन नंबर 129 वो नोट कर लो साथ में, कि सरदार अपना जो ड्यूटी कर रहा है किसके अनुसार कर रहा है, वो कहाँ दिया हुआ है, जो सरदार का अपॉइंटमेंट कहाँ है, 129 नंबर रेगुलेशन में ठीक है ना। और फिर माइनिंग सरदार से रिलेटेड क्या रेगुलेशन है, तो 166 नंबर जो रेगुलेशन है ना, एक रेगुलेशन, ये 166 नंबर रेगुलेशन नोट कर लो। मतलब कैसे रेगुलेशन लिंक हो रहा है ठीक है ना। माइनिंग सरदार है, हम लोग जो ECL का एग्जाम भी जो हो रहा है माइनिंग सरदार का एग्जाम हो रहा है, तो कैसे, मतलब पहले तो आ गया कि 48 नंबर रेगुलेशन में कि माइनिंग सरदार का ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 129 में उसका अपॉइंटमेंट दिया हुआ है और वहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। फिर 166 में दिया हुआ है कि अगर कहीं पे इन्फ्लामेबल गैसेस वगैरह प्रेजेंट है तो वो सब के बारे में पढ़ना है ठीक है ना। ये हो गया 166। अब हम लोग को साथ में क्या बोला है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हम लोग शॉर्ट फायर के भी बारे में बोला है पढ़ने के लिए। तो 49 नंबर नोट कर लो कि 49 नंबर भी हम लोग को पढ़ना है ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। अब 49 के अंदर क्या आ रहा है, ये रेगुलेशन नंबर 204 शॉर्ट फायर का ठीक है ना। 204 नंबर रेगुलेशन में क्या है वो देख लो, 204 नंबर रेगुलेशन मिस फायर के बारे में है। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड मिस फायर
इसके पहले 203 में क्या है, इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग। और ये देखो ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइन, ये डीजीएमएस सर्कुलर में हम पूरा डिटेल में पढ़ाए हुए थे कि चीफ इंस्पेक्टर का गजेट नोटिफिकेशन आया, जनरल ऑर्डर आया हुआ, उसके अनुसार जो डीजीएमएस सर्कुलर का जो लाइव क्लास लिए हुए थे वहाँ पे ये सारा चीज कंप्लीट है। ठीक है, तो मिस फायर के बारे में सारा चीज पढ़ लो। जब मिस फायर पढ़ोगे तो फिर इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे एक आ जाता है रेगुलेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 184 कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं दिख रहा है 184 आफ्टर मिस फायर डेटोनेटर्स। देखो यहाँ पे स्पेशल रिक्वायर प्रिकॉशन स्टोन ड्रिप और ड्यूटीज ऑफ शॉट फायर एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। 206 नंबर रेगुलेशन में क्या है कि 184 रेगुलेशन में जो दिया हुआ है मैगजीन वगैरह के बारे में, तो 184 रेगुलेशन को पढ़ना है। मतलब ये एक दूसरे से कैसे लिंक हो रहा है, ठीक है ना। ये था, तो कैसे कैसे सब रेगुलेशन एक दूसरे से लिंक हो रहा था यहाँ पे कि सरदार का 48 में दिया हुआ है तो इसके बारे में 129 में भी दिया हुआ है, 166 में भी दिया हुआ है। शॉर्ट फायर का 49 में है तो 204 नंबर रेगुलेशन। मिस फायर के बारे में तो मिस फायर के 2-3 रेगुलेशन ऊपर में भी नीचे में भी कुछ दिया हुआ है। फिर 206 नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ था कि रेगुलेशन नंबर 184 के बारे में। तो ये जो माइनिंग सदा और ओवर में क्या कहते हैं शॉर्ट फायर से जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है वो सारा अपना अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ, 10th जो पॉइंट है वो पूरा कंप्लीट है तुम लोगों का। अब है कि प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ये तो ये भी रेगुलेशन का पोर्शन है। ये रेगुलेशन में 104 में तुम लोग पढ़ाया गया होगा ना, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, कैसा डॉक्यूमेंट है, वहां पे हम लोग रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क स्कोर क्या होता है, वो सारा चीज यहाँ पे तुम लोगों को समझाया गया होगा। समझाया गया है कि नहीं, सो बताओ पहले रिस्क स्कोर वगैरह के बारे में। मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर, इस तरीके से वहां पे रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, ये 15 से 20 मिनट का टॉपिक है। ये जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से बन सकता है, ठीक है ना। और क्या होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वो तुम लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। 9th नंबर प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट रिक्लेमेशन ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइनिंग। रिक्लेमेशन के बारे में हम पढ़ाई है ना, कि रिक्लेमेशन में कौन कौन सा स्टेप था, प्रोसेस क्या क्या था। अभी जब ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये रिक्लेमेशन के बारे में कवर कर दिया गया था, है ना। हाँ या ना बोलो, रोहित, अनुराग, रंजीत। ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी में रिक्लेमेशन बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, वो तुम लोग एक बार उसको रिवीजन करना, ठीक है ना। कि रिक्लेमेशन में पूछ सकता है कि जब हम लोग बैक फिलिंग कर रहे हैं, लास्ट स्टेप जो हो रहा है, तो वहां पे पूछ सकता है कि वो जो टॉप लेयर होता है ना, कौन सा मिट्टी होता है, जो सॉफ्ट सॉइल होता है, टॉप सॉइल होता है, उसका थिकनेस क्या होता है। फिर रिक्लेमेशन में क्या क्या स्टेप करते हैं, बैक फिलिंग कैसे करते हैं, होता है ना अलग अलग स्टेप, ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसमें क्या कॉम्पैक्ट करते हैं, इस तरीके से 3-4 स्टेप था। तो वो स्टेप के बारे में पढ़ना, कौन कौन सा वहां पे इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो 8 नंबर तुम लोग का कंप्लीट है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब आ रहा है 7वां नंबर में, क्या है, सेफ्टी इश्यूज इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर। ये जो था डीजीएमएस सर्कुलर जब हम पढ़ाए हुए थे तो वहां पे इसके भी हम पूरा डिटेल में बताए थे कि कोई अंडरग्राउंड माइंस। 8 नंबर हम नहीं पढ़े हैं आकाश, ये ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी का क्लास हुआ था ना, उसमें ये डिस्कस कर दिया गया था रिक्लेमेशन, ठीक है ना। तो रिक्लेमेशन भी बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। देख लेते हैं कितना टाइम तुम लोग लग सकता है। कि हम लोग के पास मान लो 17 को एग्जाम होने वाला है ना, देखिए 12 तक या आज कितना है, आज 1 तारीख हो ही गया है, कि 10 से 11 दिन में तुम लोग का सारा चीज कंप्लीट हो जाए, जो भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये भी बहुत छोटा टॉपिक था कि सेफ्टी इज इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर। हाँ ठीक है ना, आज भी देखते हैं, कुछ कवर कर देंगे आज भी। तो ये भी मतलब कितना 15 मिनट का टॉपिक है, मात्र 15 मिनट का। तुम लोग टाइम नोट करते जाना कि कितना मिनट का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। ये 15 से 20 मिनट में खत्म है टॉपिक। ये यहाँ से 5-6 एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्किंग एट हाइट, ये रेगुलेशन नंबर 131 में दिया हुआ है। वर्किंग एट हाइट रेगुलेशन नंबर 131 तुम लोग को दिखा दे रहे हैं, 131, ठीक है। वर्किंग एट हाइट सीधा रेगुलेशन है, ठीक है। इसमें एक हम ये स्पेशल ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है कहीं से। ये सेफ्टी बेल्ट के बारे में भी अपने हम प्रोजेक्ट इंजीनियर से बात किए हुए हैं कि अगर उनके पास अगर कुछ आया होगा वैसा चीफ इंस्पेक्टर वाला, कोई पीडीएफ में मिल नहीं रहा है। अगर सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है कितना हाइट पे, वो अगर कुछ चीज आ जाएगा तो ये अलग से बता दिया जाएगा। बाकी ये 131 नंबर रेगुलेशन यही है सिर्फ, ठीक है। तो 131 नंबर रेगुलेशन में एक ही यहाँ से जो अभी तक मतलब एमसीक्यू जो बन रहा है, एक ये बन रहा है कि अगर कोई आदमी 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट पे काम कर रहा है तो वहां पे जो काम करने वाला जो होना चाहिए ना, प्लेटफॉर्म वगैरह जो होना चाहिए, उसका चौड़ाई, फुटपाथ जो होना चाहिए उसका चौड़ाई क्या होगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। जहाँ पे 1.8 मीटर से ज्यादा के हाइट से गिरने का खतरा है तो उस केस में क्या प्रिकॉशन लेना है वो वर्किंग एट हाइट में बताया गया है कि सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे वो सारा, ठीक है। वर्किंग एट हाइट हो गया। अब इसमें ये टॉपिक बच रहा है कौन सा, मैनुअल हैंडलिंग और हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल, कि जो हैवी मटेरियल हैंडल करते हैं माइंस में तो उसके बारे में बोल रहा है कि वो कैसे मैनुअली हैंडलिंग कैसे हो रहा है। और मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन, कि कोई हैवी मशीन को मार्च कर रहे हैं, एचईएमएम को मार्च कर रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में,
तो कुछ कुछ है कि किसका प्रेजेंट में होना चाहिए, कहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर प्रेजेंट रहेगा, कहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रेजेंट रहेगा, किस मशीन में फॉरमैन प्रेजेंट रहेगा, वो हम लोग मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ये भी टॉपिक तुम लोग नोट कर लो कि मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन तो तुम लोग हुआ नहीं होगा, कंफर्म है। मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन हुआ है कहीं तुम लोग का? ठीक है, ये नोट कर लो कि मार्चिंग ऑफ हैवी मशीन के बारे में थोड़ा बहुत, कि कौन किसके प्रेजेंट में करना है, बस और कुछ नहीं, वो हो जाएगा। और मैनुअल हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल कैसे करना है वो कर लेना है, ठीक है ना। 6 नंबर में वेंटिलेशन है और माइन गैसेस, ये तुम लोग का पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो गया था, अभी रिवीजन क्लास भी कर रहे थे हम लोग, तो वेंटिलेशन तो कंप्लीट ही हो गया था। और माइन गैसेस है कि तुम लोग पहले से पढ़ते आए हो, तुम लोग सारे लोग गैस टेस्टिंग एग्जाम पास किए हो, तो कितना प्रकार का डैम्प होता है, सबका एक्सप्लोजिविटी लिमिट क्या होता है, बस वही है। माइन गैसेस का एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री आइडिया बोला है, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिफिनेशन क्या होता है, ये सारा चीज यहाँ पे आना चाहिए। ये 6 नंबर तुम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। अब आता है, ठीक है ना, 6 नंबर कंप्लीट है या नहीं? कंप्लीट है ना, हाँ या ना तुम लोग बोलते जा, फिर तुम लोग देखना कि लास्ट में तुम लोग के लिए बच क्या रहा है सिर्फ, ठीक है, ये भी कंप्लीट है। अब इसको एक बार डिस्कार्ड करते हैं, फिर से फ्रेश नजर आएगा ये, ठीक है। छोड़ ना रहने दो, 6 नंबर भी तुम लोग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। ये डीजे में सर्कुलर में देखना कि हम पढ़ाए हुए हैं कि था ना कि एक्सप्लोसिव का जो ट्रांसपोर्टिंग जो करना है फील्ड में, ठीक है ना, चार्ज ब्लास्टिंग के साइड पे करना है, तो होल चार्ज स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले ले जाना है, 30 मिनट के अंदर लेकर जाना है। फिर जब ब्लास्टिंग करेंगे, जो चार्जिंग करेंगे, किसके प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। ये डीजे में सर्कुलर वाले में हम ये भी सारा चीज कवर किए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। अगर अब आता है, तुम लोग बोल रहे हो सर एक्सप्लोसिव का थोड़ा कंप्लीट करवा दीजिए, तो देखो एक्सप्लोसिव का है कि रेगुलेशन में एक्सप्लोसिव कवर किया गया है तुम लोगों का, ये बताओ पहले। हम पूछ रहे हैं ये, फिर उसके बाद हम मतलब पीपीटी बनाएंगे, उसके अनुसार बनाएंगे पीपीटी भी। रेगुलेशन में कवर हुआ है तुम लोगों का? ठीक है, रेगुलेशन में कवर हुआ है, कुछ पोर्शन हम डीजे में सर्कुलर में अलग से हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। कि ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा जो अलग से जो एक्सप्लोसिव वाला मान लो इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर अलग से दिया हुआ है नहीं, तो ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा कैसे करना है, कि होल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, सीओ डिटेक्टर वगैरह से सीओ वगैरह जांच कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम लोग जानते हैं जो शॉर्ट एक्सप्लोसिव का है ना, 1 से 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है। उसमें ओवरऑल क्या है वो सब बता दिया जाएगा। तुम लोग जो बोल रहे हो एक्सप्लोसिव का, ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या होता है, उसका क्या टेक्निक है, यहाँ से जो थोड़ा सा छूट रहा है तुम लोग को बोल रहे हो, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव वगैरह बता दिया गया है, गन पाउडर, एक्सप्लोसिव का कंपोजिशन क्या क्या होता है, एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टीज क्या है, डायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, ब्लोन थ्रू शॉट क्या होता है, ये सारा चीज नहीं भी हुआ होगा तो हम ये कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये 5th नंबर का जो हुआ है वो हमको पता है, जो हम करवाए हैं खुद से, और बाकी जो नहीं हुआ है वो हम 5th नंबर में एक्सप्लोसिव के बारे में, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव क्या होता है, कंपोजिशन हो गया उसका, ठीक है ना, कंपोजिशन कितने प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है, टाइप्स पढ़ लेंगे। फिर जो छोटा छोटा जो वर्ड बता रहे थे, डायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, इनडायरेक्ट इनिशिएशन क्या होता है, ब्लोन आउट शॉट क्या होता है, ब्लोन थ्रू शॉट क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज तुम लोग को यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा डिफिनेशन है वो हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव अगर ठीक है देख लेंगे, वो जो जो एमसीक्यू जहाँ सिर्फ पॉइंट वाइज है कि यहाँ डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, वो डाटा बेस्ड उठा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कंट्रोल ब्लास्टिंग बोल रहे हो, कंट्रोल ब्लास्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव का थोड़ा बहुत जो है हम क्लास ले लेंगे, उनका जो छूटा हुआ है वो क्लास रेगुलेशन वगैरह सारा को लेकर वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो इसमें अगर 2 घंटा का क्लास अगर ले लेते हैं एक दिन में, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 2 आवर लग जाएगा, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में क्या बोले तो हुआ है या नहीं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये 30 से 45 मिनट का टॉपिक है, मान लो मैक्सिमम कि इसमें 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम हम बोल रहे, ठीक है ना, कि मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, ठीक है। इधर 10th नंबर तुम लोग को पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे वर्किंग एट हाइट तुम लोग का है, वो बेल्ट सेफ्टी बेल्ट के बारे में जैसे आ जाएगा मेरे पास, तो सेफ्टी बेल्ट, मैनुअल हैंडलिंग ऑफ हैवी मटेरियल, मार्चिंग ऑफ हैवी मशीनरी, ये सब मिला के मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, ठीक है। हाँ हाँ देख लेते हैं। अब है एग्जामिनेशन ऑफ सम्स, ठीक है ना। इस सम्प के बारे में कहीं डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो ये हम अपने सेफ्टी ऑफिसर और मैनेजर से डिस्कस किए, तो हो सकता है कि ये जो है ना डिसयूज्ड वर्किंग का जो डिफिनेशन है ना, डिसयूज्ड वर्किंग एक बार देख लेंगे अच्छे से पूरा, कि हो सकता है सम्प है डिसयूज्ड वर्किंग के अंदर आता है, कि जो सील्ड ऑफ नहीं है लेकिन हम लोग ओपन करके रखे हुए, तो वहां पे भी हम लोग को जाकर जांच करना होगा टाइम टाइम पे जाके। तो एग्जामिनेशन ऑफ सम्प तुम लोग हुआ है, ठीक है, एक सम्प पढ़ा देंगे, ठीक है, सम्प तुम लोग को छूटा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, एक सम का एक क्लास 1 घंटा का, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। 2 यहाँ पे हो गया, एक 3 4 एक 5 हो गया, ठीक है, सम्प हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे सेफ्टी इशू रिगार्डिंग स्टोइंग ऑपरेशन की, जब हम लोग डिप्लरिंग करते हैं, केविंग से नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, केविंग अलाउ नहीं था, तो उस केस में हम लोग स्टोइंग के थ्रू कर रहे हैं, बालू और सैंड और वाटर का जो मिक्सर है वो वहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या सेफ्टी इशू आता है, क्या क्या आता है सेफ्टी इशू, वो हुआ है तुम लोग का? लग रहा है नहीं हुआ होगा, वो जहाँ तक लग रहा है हुआ है। सेफ्टी इशूज रिगार्डिंग स्टोइंग ऑपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, 1 घंटा का ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये जो वर्किंग नियर वाटर बॉडीज एंड और अनकंसोलिडेटेड मास, ये तुम लोग का हो गया है। ये जो रेगुलेशन नंबर 149 वगैरह में दिया हुआ है ना, रेगुलेशन नंबर 149, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, ठीक है, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, ठीक है ना, इंटेंशनल फ्लडिंग, ये जो चैप्टर है ना यहाँ से बस 49 50 51 नंबर रेगुलेशन को अच्छे से, ये तुम लोग हुआ है रेगुलेशन। अच्छा, ये तो हम ही करवाया है ना, हाँ, तो ये तुम लोग को वहां से कंप्लीट है, ठीक है ना। और इसमें देख लेंगे अगर सर्कुलर भी कुछ अगर होगा ऐसा कुछ इसके बारे में कुछ सर्कुलर में दिया हुआ, तो एक बार हम देख लेंगे, ठीक है ना, वो हम भी नोट कर लेते हैं कि अगर सर्कुलर में भी दिया होगा तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हमको नहीं लग रहा कुछ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ था कवर कर दिए थे। तो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड सेटिंग ऑफ, ना सिलेबस आउट नहीं आएगा, ये सिलेबस जो डीजीएमएस के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो डीजीएमएस का सिलेबस कोई अपना सिलेबस रखा हुआ है, तो और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार ही हो देगा। और उसका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा ना, मान लो टोटल 50 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, नेट में सर्च करने पर पता चल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। एडमिट कार्ड में टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है टाइम, एडमिट कार्ड में कुछ टाइम दिया हुआ है तुम लोग का, 1 आवर का टाइम है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तुम लोग देखो यहाँ पे, अभी जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ रहा था, और तुम लोग थे कि वो क्वेश्चन को 20 मिनट 25 मिनट 1 मिनट मतलब 10 मिनट में तुम लोग सोल्व कर लेते थे ना। तो क्वेश्चन सोचो कि हम लोग का थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था, वहाँ हो सकता है तुम लोग क्वेश्चन देखने में और इजी लगे। टाइम तुम लोग को कम नहीं होने वाला है, सिर्फ ये करना है कि हड़बड़ा के तुम लोग गलत नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। कमिटी का पूछ रहा है या बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन पूछ रहा है, वर्कमैन इंस्पेक्टर पूछ रहा है या वेलफेयर ऑफिसर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, सेफ्टी कमिटी पूछ रहा है या कमिटी पूछ रहा है, वो सारा चीज क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। अब किसी भी, हाँ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तुम लोग को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ इसको 1 2 और बचा हुआ है कंप्लीट कर लेते हैं। मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स है ना, कि अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग जैसे ये सब क्या किसका काम है, किसके सुपरविजन में होना चाहिए, माइनिंग सरदार के सुपरविजन में, इसलिए सिलेबस में दिया हुआ है कि हम लोग टिम्बरिंग का क्या मेथड करेंगे, सपोर्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, सेटिंग ऑफ सपोर्ट कैसे होगा, रूफ बोल्टिंग का डायमेंशन, बियरिंग प्लेट का डायमेंशन, ये सारा तुम लोग को पता है। एंकरेज टेस्टिंग कि 10% रूफ बोल्ट करते हैं एंकरेज टेस्टिंग, उसमें से 9% करते हैं डिजाइन कैपेसिटी पे, 1% करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, पता है तुम लोग को। अरे हाँ, एक एक्सप्लोसिव में जो पिक पार्टिकल वेलोसिटी का जो लिमिट बताया हुआ है ना, कि कोई कच्चा बिल्डिंग है, कोई मोनूमेंट स्मारक वगैरह है, तो उस केस में पिक पार्टिकल वेलोसिटी क्या लिमिट था ना, वो 8 से 25 ग्रेटर देन 25, वो याद कर लेना, वो भूलना नहीं, ठीक है। और एक टेबल था ना डेप्थ के अनुसार साइज ऑफ पिलर क्या है सेंटर टू सेंटर, वो याद कर लेना एक। हाँ पीपीवी तो हम ही पढ़ा, मतलब पीपीवी का वो तो हम ही पढ़ाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट लग गया, एंकरेज टेस्टिंग हो गया, रूफ बोल्टिंग हो गया। अब है कि विड्रॉल ऑफ सपोर्ट कैसे करेंगे, सपोर्ट निकाल विड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या क्या टेक्निक है, क्या क्या स्टेप है, वो हो गया। प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट साल्वेजिंग ऑफ लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट, साल्वेजिंग मतलब हो गया क्या कि इक्विपमेंट वगैरह डैमेज ना हो, ठीक है ना, कि लॉन्ग वॉल का फेस इक्विपमेंट डैमेज ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हम लोग उसका कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि लॉन्ग वॉल एक तरीके से साल्वेजिंग वगैरह उतना डीप में नहीं जाएगा, वो क्या बचाने क्या टेक्निक है, वो क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग वॉल फेस मतलब कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है लॉन्ग वॉल फेस में, ठीक है ना। साल्वेजिंग मतलब कि उसको कोई नुकसान ना हो उस मशीनरी को, ठीक है ना। पूरा एग्जैक्ट मीनिंग तुम लोग हम देख भी लेते हैं, साल्वेजिंग मीनिंग इन हिंदी, ठीक है ना। छत जैसा है ना, क्षति से बचाना, नुकसान होने से बचाना, इस तरीके का है, ठीक है ना, कि कैसे उसको डैमेज नहीं हो उसका इक्विपमेंट का, ठीक है। 1 मिनट यार, चार्जर कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट, जो हम लॉन्ग वॉल के बारे में इक्विपमेंट के बारे में बताया ना, सीएरआर, एएफसी, स्टेज लोडर, फीडर ब्रेकर, वो सारा याद रखना, ठीक है। वो सारा चीज तुम लोग इक्विपमेंट के बारे में, अब बाकी देख लेंगे कहीं मिलेगा कि साल्वेजिंग कैसे उसको मतलब डैमेज ना हो, कैसे इक्विपमेंट को बचाना है, वो देख लेंगे, ठीक है। छोटा सा है, अगर मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो उतना जो पढ़ा दिया वो काफी है। ये हो गया। अब क्या है पहला नंबर, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रूफ एंड साइड ऑफ वर्किंग प्लेस एंड रोडवे,
कि रूफ, मान लो कि अंडरग्राउंड का रूफ और साइड को कैसे चेक करना है, टिम्बर के मतलब वो जो हम लोग बंटन वगैरह यूज करते हैं, कितना मीटर हाइट पे यूज करते हैं, लेडर का यूज करते हैं, वो सारा चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये भी तुम लोग का हो गया है ना, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग रूफ एंड साइड्स ऑफ वर्किंग प्लेसेज एंड रोडवे etc हो गया है। ठीक है, हाँ तो देखो तुम लोग का कुछ बचा हुआ ही नहीं है। ये हो गया है, ये हो गया, ये थोड़ा सा बता देंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया है, ये पोर्शन हो गया है, ये बचा हुआ है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये थोड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है, ये हो गया है, इस जगह पे थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हो गया है, ये थोड़ा बचा हुआ है, बाकी ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तुम लोग देख रहे हो सपोर्ट का एक क्लास। ठीक है, सपोर्ट का भी एक क्लास ले लेंगे। कितना स्टार मार्क किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्टार मार्क है। मान लो अगर हम सब में 1-1 घंटा भी डिस्कस कर लेते हैं तो 6 घंटा में तुम लोग का डिस्कस हो जाएगा। स्क्रीन एंड शॉट, क्या बोल रहे हो, वो राइटिंग ऑफ रिपोर्ट यार, वो जो ओवरमैन का जो सरदार शिफ्ट के अंत में है ना, तो रिपोर्ट लिखता है ना वो, कि हाँ कि फेस के दौरान वो कहाँ कहाँ जाके इंस्पेक्शन किया, किसी को सेफ्टी टोक दिया कि नहीं, किसी को माइंस में चोट लगा था क्या। ठीक है, वो सारा के बारे में एक रिपोर्ट का हम एक कॉपी भेज देंगे। ठीक है ना, एक तो रूल्स का रिवीजन क्लास होगा। इसलिए तो क्या है, देखो अब तुम लोग को बता रहे हैं कि मान लो तुम लोग तो यार पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लड़का लोग अभी एग्जाम, अभी देखो ईसीएल का मान लो फॉर्म भरा होगा, वो तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि इतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम हो जा रहा है तो कल सबको थोड़ा लगा सुन करके यार एग्जाम इतना जल्दी हो जा रहा है, और हमको भी फील हुआ कि यार हम तो पढ़ा रहे हैं, लड़का लोग क्या फील हो रहा होगा जब हमको फील कुछ हो रहा था कि एग्जाम इतना जल्दी ले रहा है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम देखें ध्यान से कि सिलेबस के अनुसार क्या अधिकतर चीज तो कंप्लीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो सोचो तुम लोग को तो हम लोग सब मिलकर अच्छे तरीके से गाइड कर रहे थे, और जो लोग का कोई गाइडेंस नहीं है अभी वो सिलेबस देख के बता जाएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ठीक है ना, अभी सब लोग को, हाँ सिलेबस, लेकिन उस टाइम कोई उतना ध्यान से देता नहीं, वही तो बोल रहे, कोई ध्यान तो देता नहीं सिलेबस पे, है ना। और हम जो भी को अपना ये इधर करवा रहे थे, तुम लोग क्लास वगैरह ले रहे थे वो सिलेबस के अनुसार, इसलिए हम रिक्लेमेशन जो था वगैरह हम उसमें इंक्लूड किए हुए थे। ठीक है ना, पंप वगैरह भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, चलो पंप से भी अगर क्वेश्चन आता है, इसलिए तुम लोग को टेंशन लेने का जरा सा बात नहीं है, तुम लोग सारा चीज कंप्लीट है। 5-6 घंटा का चीज बचा हुआ है ना। अब देखो, अब तुम लोग बोल रहे हो सर एनुअल रिपोर्ट वगैरह आ सकता है कि यार, तो एनुअल रिपोर्ट वगैरह आने से हमको नहीं लग रहा है कि कुछ आएगा, हो सकता है कि इसका सिलेबस जो फिक्स कर दिया है ना कि ये सिलेबस के अनुसार, तो ये सिलेबस में एनुअल रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो लेकिन फिर भी तुम लोग बार बार एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो कल हम वो एनुअल रिपोर्ट भेज दिए थे, और जो जो बोले हुए थे उसको मार्क किए हुए ना कि कितना मैन पावर है क्या है, वो 5-6 चीज एक बार देख लेना। ठीक है ना, बस ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसका जो सीएमडी तुम लोग बोल रहे थे, पहले सीएमडी उसके कौन मिश्रा थे यार, पीएम मिश्रा, पीएम प्रसाद तो यहाँ के हैं, पीएस मिश्रा है ना, पीएस मिश्रा सीएमडी थे। लेकिन क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का वहाँ का परफॉर्मेंस जो है ना बहुत खराब था अभी। तो यहाँ के जो डायरेक्टर फाइनेंस थे ना, ईसीएल क्या था, ईसीएल सब्सिडी छोटा है और एसीसीएल बहुत बड़ा है तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ के जो डायरेक्टर फाइनेंस थे ना, इनको पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट के तौर पे क्या दिया गया कि आपको इनको यहाँ से छोटा प्रोजेक्ट में भेज दिया गया, ईसीएल छोटा है तो इनको ईसीएल भेज दिया गया। तो ये जो एपी पांडा है ना, क्या नाम है, कोई पांडा जी करके जो है, ठीक है ना, तो वो जो एपी पांडा है वो अभी करंट प्रेजेंट में अगर कोई कौन जो सीएमडी है वो एपी पांडा है। ठीक है, इससे तुम लोग का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग रिवीजन अच्छे से करते जाओ, एमसीक्यू जितना बना सकते हो, और कुछ बेकार का एमसीक्यू जो तुम लोग ग्रुप में डालते हो ना कभी कभी, वो सब मत डाला करो, वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, वैसा सा क्वेश्चन कोई लड़का लोग जानबूझ के भी सेट कर देता है। ये एनेक्सर 1 हो गया, अब एनेक्सर 2 भी था ना, अब वो क्या हो गया, अब कोई मान लो रिस्ट्रिक्टेड वाला अगर लिया हुआ है, क्या कहते हैं ओवरमैन का सर्टिफिकेट, रिस्ट्रिक्टेड मतलब ओपन कास्ट वर्किंग से, कल ग्रुप में शेयर किए देख लो। अब रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए क्या है कि इसमें अंडरग्राउंड का कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, अंडरग्राउंड का कोई चीज नहीं है इसमें। इसमें क्या हो गया, ये जो कुछ पार्ट था यहाँ पे कि सम का एग्जामिनेशन है, इसमें सम तो ओपन कास्ट में भी हो सकता है, सम नहीं दिया हुआ है ना, वेंटिलेशन उसमें नहीं पढ़ना है, स्टोइंग के बारे में नहीं पढ़ना है, सपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, रूफ एंड साइड के बारे में। वो देखो अभी का एनुअल रिपोर्ट तुरंत पब्लिश नहीं होता, ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट हुआ है 2021-22 का,
एनुअल रिपोर्ट अभी तुरंत नहीं आता है। अब तुम लोग का क्वेश्चन भी अगर मान लो उसका प्लानिंग था कि एग्जाम इतना जल्दी से ले लेना है अप्रैल में, तो उसमें जस्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है ना, कल जो कंप्लीट हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो मतलब कल नहीं परसों, जो आज से कल से तो नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया 22-23, 21-22 का नहीं आएगा, वो 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना, 20-21 वाला फाइनेंशियल ईयर है। क्वेश्चन तो सबका सेम होगा ना? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वाले का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा। बहुत सारा क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार हम फर्स्ट क्लास का रिस्ट्रिक्टेड भी दिए हुए थे और अनरिस्ट्रिक्टेड भी दिए हुए थे, ठीक है ना। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में अंडरग्राउंड का था, रिस्ट्रिक्टेड वाले में अंडरग्राउंड से क्वेश्चन नहीं रहता है, उसमें सारा क्वेश्चन ओपन कास्ट वाला ही रहता है। तो क्या हो गया इसमें, तो कोई है क्या ओपन कास्ट में तो दिया हुआ है क्या? लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड वाले में यहाँ पे ये हो सकता है कि वो सारा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। ओवर बर्डन वगैरह अभी ये सब जो है, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए। तो क्या है, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग हाई वाल एंड साइट्स ऑफ वर्किंग प्लेसेज एंड होल रोड्स, 20-21 का अगर आएगा एनुअल रिपोर्ट तो 2020-2021 का, लेकिन आने की संभावना बहुत ही कम है, 99% नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है कि कितना ओपन कास्ट माइंस है, कितना अंडरग्राउंड माइंस है, कितना मिक्स्ड माइंस है, और मेस कितना है, मैन पावर कितना है, वो सारा डाटा सेट जो कल एक स्क्रीनशॉट लेके भेजे हुए ना, वो न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? न्यूमेरिकल ना, न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है, नहीं आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? मान लो अगर वेंटिलेशन से आता है तो बता ही दिए हैं, ठीक है ना। पाउडर फैक्टर, न्यूमेरिकल का अगर पाउडर फैक्टर से अगर आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि न्यूमेरिकल देगा वो, तो ठीक है पाउडर फैक्टर का न्यूमेरिकल करवा देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ फेस इन हीडिंग वाला ये सब जो है, ये सब गेट के लिए आता है, ठीक है ना। गेट में कि 5 हेडिंग है तो कितना नंबर ऑफ फेसेस होगा, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें तो क्या दिक्कत है, अगर मान लो आ भी जाता है तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो, बर्डन स्पेसिंग का डिफिनेशन वगैरह कुछ आ सकता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल डिफिनेशन आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ओवर बर्डन और स्पॉइल डंप, यहाँ हाई वाल का बोला है इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। वर्किंग प्लेस का, होल रोड का यहाँ पे है, वो भी जहाँ पे डंप कर रहे हैं वो, और बाकी सारा चीज फिर ये सेम है ना। तो ये दो भी चीज अगर होगा तो कहीं अगर देख लेते हैं, तो मान लो एक क्लास ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास हो, ठीक है ना, तो मतलब 8-10 घंटा के अंदर का क्लास तुम लोग का है, ये हो जाना चाहिए। देखो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट कहीं से भी पूछ सकता है, पूरा रेगुलेशन है, ठीक है ना। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड दे रहा है, तो रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए क्या है कि हॉलेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना। हॉलेज अंडरग्राउंड में हो गया, सपोर्ट से क्वेश्चन नहीं रहता है, वेंटिलेशन से क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब उसमें जो रेगुलेशन बचता है बहुत कम बचता है, थोड़ा सा रेगुलेशन पढ़ना होता है। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए फुल रेगुलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो तुम लोग का सिलेबस यही है, इतना ही है पढ़ना। तुम लोग वही करो कि जितना है ना, मान लो एक्ट का, एक्ट जैसे रिवीजन कर रहे हो, तुम लोग को जो क्लास में बताया गया है या जो भी नोट्स वगैरह दिया गया है, या एमसीक्यू कोई बुक है ना, तो उस एमसीक्यू बुक से क्वेश्चन हम सीरियल वाइज एकदम टिक करते जा, जितना तरह का फॉर्म वगैरह है वो सारा एक बार देख लेना, जितना भी फॉर्म है, ठीक है ना। एक्ट, और देखो हम एक्ट का बता रहे हैं, ठीक है ना। एक्ट का हो गया 9A, 12 कमिटी हो गया, ठीक है ना, 22, 22A, 24 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये हो गया क्या, जिसके लिए कोई, अरे यार वो एलसी काकू का हम लिंक शेयर किए हुए ना कल तुम लोग के साथ, शायद एलसी काकू का बुक से भी मतलब सोल्व कर लेना। ये 25 हो गया, 34, 36, 38, 40, 43 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब तो इंपॉर्टेंट, जितना लिखा सब इंपॉर्टेंट है। कि ये यहाँ दिया हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, 50% डिजेबिलिटी अलाउंसेज माइनस 2A के तहत, सेक्शन 12 में कमिटी हो गया, कमिटी अच्छे से देख लेना, 12 में कमिटी 46 हो गया। अब स्टार्ट होता है यहाँ 58, 59, 61, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रेगुलेशन के लिए है, 57 नंबर, 58 नंबर हो गया रूल्स के लिए, 61 हो गया बायलॉज, पार्लियामेंट में होता है ना कि पब्लिश करना रहता है, मतलब पब्लिकेशन के पहले उसको पार्लियामेंट में, मतलब 59-60 में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारा एक्ट का इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 20, 22 है, 61 वो नहीं लगा सकता है, ठीक है ना, अगर वो लगाएगा तो वो चीफ इंस्पेक्टर उसको ऑर्डर देगा तो ही लगाएगा। हाँ पनिशमेंट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट से एक क्वेश्चन कुछ आ सकता है। हाँ एक पनिशमेंट वाला है ना, पनिशमेंट का एक है सभी का एक जगह सिंगल पेज में है, वो पनिशमेंट का भी हम फोटो खींच कर भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है ना, पनिशमेंट का। और किसी कुछ डाउट था, कॉन्फिडेंस आया है, ये बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। पनिशमेंट का टेबल तुम लोग के पास है तो ठीक है, मेरे पास भी टेबल है,
ठीक है, बस मतलब वही है कि एग्जाम में है कि अब मात्र आज से कितना दिन बचा हुआ है, आज 1 तारीख हो ही गया है ना, 2 तारीख आज हो गया है, 15 दिन बचा हुआ है ना। कुछ नहीं करना है, एकदम रिवीजन करते जाओ जितना रिवीजन कर सकते हो सकता है तो अभी तुम क्या करो, एक रूल वगैरह का जो बुक है ना, बुक से एकदम सिंगल सिंगल पॉइंट जो है लाइन, जहाँ पे डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो तुम करते जाओ सीधा, ठीक है ना। कहीं भी है जो वेलफेयर ऑफिसर, वर्कमैन इंस्पेक्टर, कितना पे कितना रखना है वो सब तो देख ही लो, सेफ्टी कमेटी का जो रिपोर्ट वगैरह देता है, जितना प्रकार का फॉर्म होता है। अब एक सी डी ई हटा के फॉर्म सिर्फ डी आ गया, ठीक है ना, पहले था सी अंडरग्राउंड के लिए, डी था ओपन कास्ट के लिए, ई था सरफेस पे काम करने वालों के लिए, अब सिर्फ सिंगल रजिस्टर आ गया है डी, डी में ही सारा चीज रहता है, ठीक है। क्या बोलो सर, अभी रेगुलेशन एक रूल का रिवीजन कर रहे हैं बुक से, हाँ ठीक है ना। मतलब जितना डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चीफ इंस्पेक्टर कितना देर के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग एक्सीडेंट प्लस को कब डिस्टर्ब करेंगे, ये सारा चीज है ना। और ये सब का जानता है, ये सब का ये याद कर लेना कि 12 में क्या है, कमिटी के बारे में दिया हुआ है, सेक्शन 22 में क्या दिया हुआ है कि चीफ इंस्पेक्टर जहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो उस केस में जो वायलेशन देके जा रहा है, जिसके बारे में रेगुलेशन में स्पष्ट नियम है, यहाँ है पावर ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गया, ठीक है। मतलब इस तरीके से 40 में हो गया कि 18 साल से कम का जो एज है उसका एम्प्लॉयमेंट, 45 में उसका रोक है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, 43 में मेडिकल एग्जामिनेशन करना है अगर चीफ इंस्पेक्टर को डाउट होता है तो, 46 नंबर में क्या दिया हुआ है वीमेंस के लिए है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स। मोस्ट प्रोबेबली है, जितने भी लोग हैं तुम लोग सबका हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब क्वेश्चन आएगा, जितना क्वेश्चन करवा दिया गया है ना, बस क्वेश्चन वही आने वाला है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी उतना फ्री नहीं रहता कि क्वेश्चन सेट करे सिंगल सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन उठा कर दे देता है सीधा। अब मात्र 50 क्वेश्चन रहेगा, वही है तुम लोग क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि वहां एग्जाम में होता है सिल्ली मिस्टेक होता है ना, सिल्ली मिस्टेक, कि अरे यार ये क्वेश्चन को नहीं पूछा था, वो नोट वाला वर्ड हमको ध्यान में आया ही नहीं, वैसा हो जाता है। आज पहली बार 41 लाइव है ना सब थोड़ा टेंशन हो गया था इसलिए। हाँ क्वेश्चन हिंदी में भी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में लागू किया है ना, तो क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा। लेकिन हाँ वही बोल रहे सिल्ली, मतलब देखो तुम लोग का ये जो गलत सिल्ली मिस्टेक तुम लोग को अवॉइड करना होगा। अभी भी तुम लोग देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि जो टेस्ट देते होगे ना, एक दो क्वेश्चन होता है कि गलत समझ लिया या गलत पढ़ लिया, उसके कारण गलत हो जाता है ना। तो वो होता है कि अपना आया हुआ मार्क्स चला जाता है, तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जाना हुआ है लेकिन अरे यार हम ये ध्यान से नहीं पढ़े थे, तो बस वो चीज को अवॉइड करना है एग्जाम में। क्या क्या अवॉइड करना है, अभी से ही जो भी टेस्ट अभी तुम लोग दे रहे हो ना, अभी जैसे कोई कमिटी वाला जो कुछ क्वेश्चन थे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का, जो मेंबर का कंफ्यूजन हो गया था, जयराज था ना, जयराज को कुछ प्रॉब्लम हो गया था अभी उसमें, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। और वर्कमैन इंस्पेक्टर वगैरह का जो भी है कि 1500 तक 3 ही रहेगा, उसके बाद प्रत्येक 1000 या उसके पार्ट पे एक एक से बढ़ेगा माइनिंग वाला। वेलफेयर ऑफिसर 2500 तक एक ही रहेगा, उसके बाद प्रत्येक 2000 या उसके पार्ट पे एक एक से बढ़ेगा। उस टाइप से क्वेश्चन जरूर कर लेना। वाइंडिंग इन शाफ्ट चैप्टर से, वाइंडिंग इन शाफ्ट वो रेगुलेशन है ना, तो रेगुलेशन से तो आएगा ही। ये सिलेबस में 10th नंबर में क्या दिया हुआ है, सीएमआर पूरा दिया हुआ है, तो पूरा सीएमआर तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सीएमएम क्या होता है, कोल माइंस मिथेन, कोल बेड मिथेन, एबंडेंट माइन मिथेन, ठीक है ना। ये सारा चीज भी तुम लोग का सिंपल सिंपल चीज याद होना चाहिए। माइन ग्रेड, कंप्यूटेड ग्रेड, एक्चुअल ग्रेड, ये सब ये जानते हो, माइनिंग ग्रेड, कंप्यूटेड ग्रेड, ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, ग्रेड वाला क्वेश्चन आ जाता है मेटल माइनिंग वाले में, ठीक है ना। फोर्थ विथ मतलब तुरंत रिपोर्ट देना रहता है, ठीक है ना। कुछ भी हुआ फोर्थ विथ मतलब फोर्थ विथ तुरंत देना है। और फोर्थ नाइट मतलब हो जाता है कि हर एक 14 दिन में, ठीक है ना। तो तुम लोग फोर्थ नाइट वगैरह सर्च कर लो सीधा, फोर्थ नाइट मीनिंग इन हिंदी क्या होता है, ये पखवाड़ा वगैरह लिख देता है ना। ए फोर्थ नाइट इज ए, कहाँ था यार, ए पीरियड ऑफ 14 कंजिक्यूटिव डेज, ठीक है ना, इसको फोर्थ नाइट बोला जाता है, हो गया। ए फोर्थ नाइट इज ए यूनिट इक्वल टू 14 डेज। ये क्या होता है, जैसे मैनेजर का था ना, कि मैनेजर वीक में 4 दिन अंडरग्राउंड माइंस विजिट करेगा, और उसका हर एक फोर्थ नाइट में एक नाइट शिफ्ट में विजिट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। और साथ में एक चीज और तुम लोग क्या ध्यान रखना है यार, कहाँ चला गया, हाँ ये जो सर्वेयर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर,
मैनेजर, डस्ट इंचार्ज, सैम्पलिंग इंचार्ज, है ना। ये सारा का जो प्रोडक्शन के बेस पे डाटा है क्या, है ना, कि फर्स्ट क्लास चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए। हाँ, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन। केपलेम में क्या करना है, मतलब केपलेम ना तो इंट्रिंसिकली सेफ है ना फ्लेम प्रूफ है। वो क्या है, उसमें एक सिल्वर फ्यूज रहता है। अगर इसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा ना, जितना करंट का लिमिट अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो सिल्वर फ्यूज गल जाएगा, ठीक है ना, ये मेल्ट कर जाएगा सिल्वर फ्यूज। तो ये सिल्वर फ्यूज के कारण ही क्या होता है, अगर कभी भी एक्सेसिव करंट जैसे होगा तो उस केस में वो काम करना ही बंद कर देगा। स्टेटिस्टिकली कुछ होता है, पता नहीं यार, स्टेटिस्टिकली सेफ तुम ही लोग बता रहे थे एक बार, वो टर्म देखना होगा कहीं स्टेटिस्टिकली सेफ है क्या। वैसे केपलेन पर ये क्वेश्चन या स्टेटिस्टिकली सेफ कभी नहीं आएगा, पूछेगा इंट्रिंसिकली सेफ है या वो जो है। क्या है सर ये वीडियो, हाँ ऐप में 4 से 5 घंटे में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। बस नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉर फ्लेम प्रूफ ये रहेगा, ठीक है ना। और अगर वहां पर स्टेटिस्टिकली ऑप्शन रहेगा तो जो सब लोग बोल रहे हो उसके अनुसार स्टेटिस्टिकली टिक करना। सेल्फ प्रोटेक्टिव डिवाइस है। और कुछ डाउट किसी को? हाँ हाँ, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा चांस है, अभी तक जो इतिहास रहा है कहीं का भी, एनसीएल का देख लो, सब में तो वही रहता है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहता है। ओपन कास्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पढ़ें, और हाईवाल के लिए भी। हाँ, सर्कुलर वगैरह से भी वो जो बताए हुए ना सर्कुलर वही कर लेना ना रिवीजन उसको, बस और कुछ नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार क्लिक करने के बाद में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, मान लो फर्स्ट क्लास में हम लोग का एग्जाम में नहीं था हिंदी इंग्लिश वाला वैसा ऑप्शन। अभी जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें कैसे होता है तुम लोग का? हो सकता है अगर किसी का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर वहां से क्लिक करके हिंदी में आ जाओ, हिंदी में देख लो, ऐसा रहेगा, हो सकता है कर सकते हैं, समझ पड़े ना। तो ठीक है ना, डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इंग्लिश में भी रहेगा ना, वो मेन होल रहेगा, इंग्लिश से ही लिखा रहेगा, भाई कुछ नहीं दिया हुआ। एक बार एडमिट कार्ड डिटेल में पढ़ लो, ठीक है ना। किसी का एडमिट कार्ड है, नहीं तो को अपना एडमिट कार्ड भेजो, देख लेते क्या डिटेल दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को तो दोनों में। हाँ, जैसे इसमें क्या है कि दोनों में क्या डिफरेंस, थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, ये कि ये मेथड ऑफ एग्जामिनिंग हाईवाल वहाँ दिया हुआ है, रूप का एग्जामिन करना है या हाईवाल के बारे में। तो सिलेबस जब अलग कर दिया है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को सब पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना रहता है, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट सब। इसलिए हम उस उधर से हम सोचकर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से ये जो दोनों टॉपिक दिया हुआ है ये आए, ठीक है ना। व्हाट्सअप किया हुआ है ना अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, देख लेते हैं। अनुराग शर्मा, क्या क्या प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी लेकर आना है, ठीक है ना। फेस मास्क भी लेके जाना है, हैंड ग्लव्स लेके जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है, ब्लू पेन फॉर रफ वर्क, बॉल पेन, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी करना पद के लिए उसकी पात्रता के संबंध में। हाँ, मतलब ये नहीं कि एडमिट कार्ड मिल गया मतलब उसका सिलेक्शन हो गया है, वो वाला बोल रहा नहीं। अरे डिटेल का आता है ना, अगर वो छोटा वाला है सैनिटाइजर, छोटा वाला डिटेल का ले चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, पॉकेट में आ जाएगा इजीली। बड़ा ले जाकर क्या करना है, चेंज इन डेट वगैरह कोई नहीं होगा। उम्मीदवार ये लेकर आना है साथ में अपना कोई जांच का मूल प्रति लेकर आना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड वगैरह लेकर कुछ जाना है, ठीक है ना। मोबाइल फोन वगैरह लेकर नहीं जाना है। परीक्षा केंद्र में आधा घंटा पहले पहुंचना है। तुम लोग सेंटर कहाँ दिया हुआ है, अपना अपना स्टेट में था सभी का? रांची, बिलासपुर, अच्छा सब जगह है सेंटर ना। देखो प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी होंगे, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों में हो सकता है, ऊपर भी नीचे दोनों में एक साथ क्वेश्चन नजर आ जाए, ठीक है ना। ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, जिसमें तुमको
नहीं तो ऐसा भी होता है कि तुम जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश में सेलेक्ट कर लियो फर्स्ट में लैंग्वेज, कभी लग रहा है कि यहाँ का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ से क्लिक करो हिंदी में, हिंदी में जाके मीनिंग चेक कर लो। नागपुर से बिलासपुर जाना है, बस पकड़ लेना, इतना इतना ट्रेन तो चलता है यार। रफ कार्ज के लिए रफ शीट दिया जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 10 मिनट पहले तुम लोग को मिल जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग वेबसाइट, कोई टीएडीए तुम लोग को नहीं मिलेगा कि एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो। दोनों साइड रहता है, एक इंग्लिश एक हिंदी, हाँ वही बोल, दोनों एक साइड। नहीं तो हो सकता है अगर वैसा ये हो सकता, क्या बोलते हैं, एक मॉक टेस्ट वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करता है ना कभी कभी। कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर इंडिविजुअल आंसर ऑनलाइन रिस्पॉन्स आफ्टर 3 से 4 डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब तुम लोग एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 3 से 4 दिन के अंदर तुम लोग आंसर की तुम लोग के पास अवेलेबल रहेगा, मतलब लॉगिन करके देख सकते हो कि तुम कौन सा आंसर टिक किए हो, ठीक है ना। एंड इट्स आंसर इट इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू रिस्पॉन्स लिंक इन पोर्टल। क्या है, इन केस ऑफ क्वेरी, तुमको लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हारा सही है, किसी में लग रहा है कि वो ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तुम उसके बारे में मतलब रेज भी कर सकते हो। जैसे जब मेरा कोल इंडिया में हुआ था ना, तो उस साल कोल इंडिया वाले 10 क्वेश्चन, मतलब कितना 15 क्वेश्चन उसका गलत हो गया था, ऐसा था 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब आंसर वाला आंसर ही गलत गलत दिया हुआ था। तो मतलब उसमें 12 क्वेश्चन में कितना मेरा 8 मार्क्स बढ़ गया था। हाँ सेटिंग वेटिंग होने का कोई चांस नहीं है, उस सब पे टेंशन नहीं लो, तुम लोग पढ़ के जा रहे हो। कैंडिडेट मस्ट है आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है ना, आरोग्य सेतु ऐप भी तुम लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। अरे यार तुम लोग को तो वहाँ थोड़ी बोलेगा कि गूगल खोल के आप एनी डेस्क पहले इंस्टॉल कीजिए, ऐसा करने नहीं देगा वो। वहाँ पहले ही बोल देगा कि अगर आप लोग कुछ भी पेज खोलने की कोशिश कीजिएगा, करता रात है, तो बोले कि आप लोग आउट हो जाइएगा, ऐसा बोल देगा वो लोग कि तुम लोग पहले से डरे हुए रहोगे। नहीं ना, वो आरोग्य सेतु ऐप होता है ना वो, कि तुम्हारे कितने दूरी पे कोई है, क्या कोरोना पॉजिटिव वाला कौन आदमी है, वो सब कुछ कुछ दिखता है उसमें। तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्ले और साइड नंबर सेम प्रोवाइड ऑन द कैंडिडेट नीड द टाइम ऑफ एंट्री टू द एग्जाम रूम। अच्छा, तुम लोग को वहाँ पे होता है ना कि रोल नंबर लैब नंबर कौन सा रूम में है, वो तुम लोग दिखेगा नहीं, वहाँ कुछ चिपकाया हुआ नहीं रहेगा, बट सेम विल बी प्रोवाइड टू कैंडिडेट, मतलब जब तुम लोग जाओगे एंट्री ले रहोगे तो वहाँ पे तुम लोग दे दिया जाएगा, जब एडमिट कार्ड और आईडी का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो। रजिस्ट्रेशन डेस्क, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तुम लोग सीसीटीवी के अंदर काम होगा। ये सेल्फ डिक्लेयर, देखो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, भर कर ले जाना अपना, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखो इंस्ट्रक्शन तो दिया हुआ है नीचे कि कौन सा क्वेश्चन भेजिए। देखो बहुत लोग, बहुत बार होता है लड़का लोग डाउट होता है 5th क्वेश्चन में कि सर आंसर किए हुए हैं लेकिन मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू तो उसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन को कंसीडर नहीं करेगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। ये रूल थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, क्योंकि हम लोग का क्या था कि अगर किसी क्वेश्चन में मार्क कर दिया है ना, मार्क किए हुए फिर लग रहा है कि अरे कुछ डाउट है उसमें, तो उस केस में क्वेश्चन को कंसीडर कर लिया जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये है, जो क्वेश्चन देखो तुम लोग 100% कंफर्म रहोगे कि हाँ सही है, तो सीधा ग्रीन टिक होना चाहिए उसमें, ठीक है। जिसमें लग रहा है कि यार डाउट है लेकिन ये आंसर हो सकता है, जैसे मान लो कि 4 क्वेश्चन ऑप्शन है, 4 में तुम लोग 2 में आ गए हो, अब 2 में एक कंफ्यूजन हो रहा है कि हो सकता है, तो उसमें ग्रीन टिक करके मतलब टिक मार लेना, फिर आंसर फॉर मार्क कर रिव्यू कर लिख कर देना, ये टिक 5th नंबर वाला ऑप्शन जो है ना, पहले ओके कर लेना, उसके बाद फिर उसमें वो मार्क भी कर देना, मार्क करके आंसर देकर उसमें ब्लू कर देना कि मतलब वो मार्क करके रखे हुए हैं, इसको दोबारा से चेक करेंगे। और जो ग्रीन हो गया एक बार में कंफर्म है 100%, तो उसको दोबारा चेक मत करना, ये क्वेश्चन को चेक करना। अगर सब क्वेश्चन को देखना ही है, सारा क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक, स्टार्टिंग में क्या करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते जा रहा है आगे बढ़ते जाओ, मतलब 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक जरूर घूम जाओ एक बार में, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही जिस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ रहा है, तो उस टाइम मत देखो उस क्वेश्चन को, सीधा लेके 1 से स्टार्ट करो, 50 तक चलते जाओ। हो सकता है कि उसमें से 20 क्वेश्चन तुम्हारा देख के ही बन जाए, उसके बाद फिर आओ क्वेश्चन में कि कौन कौन, आप क्वेश्चन है कि सारा क्वेश्चन रेट दिया हुआ है कि तुम आंसर ही नहीं किए हो, 20 क्वेश्चन किए हो, 30 का आंसर नहीं किए हो, 30 क्वेश्चन को तुम फिर देखते जाओ कहाँ सोचने की क्या जरूरत है, कहाँ क्या है, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में ज्यादा देर तक लटक नहीं जाना है कि यार ये तो हम पढ़े क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं होगा, वैसा नहीं करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है, न्यूमेरिकल वगैरह में ऐसा हो जाता था कि यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है कैसे नहीं बनेगा, और उसके पीछे आदमी 10 मिनट 15 मिनट लगा दे रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट वहां गड़बड़ा जाता है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हुए जाना, ये तुम लोग ऑनलाइन हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और तो कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर इंस्ट्रक्शन तो यही दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, 50 का 50 क्वेश्चन टिक कर देना है, लेकिन सही टिक करना, ठीक है ना। कहाँ क्लास ले रहे थे इधर,
हाँ, ग्रीन टिक के बाद चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन टिक में अगर तुम मान लो डाउट हो रहा है तो फिर उसको हटा दो, वहां से क्लिक कर दो, फिर रेडियो बटन होता है ना, उसी को दोबारा क्लिक कर दो, हट जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आंसर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। हाँ ठीक है, तुम लोग सिर्फ रिवीजन करो, कुछ नहीं करना है, जितना रिवीजन हो सके। ये सब जो है ना कि ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एक्सप्लोसिव जो कर रहे हैं, तो सीधा पीपीटी वो खोल लो और देख लो वहाँ कि कितना देर पहले लेके जाना है, क्या करना है। मुझे लगा था 100 क्वेश्चन होंगे स्टार्ट में, नहीं 50 क्वेश्चन ही है ना उसका। हो सकता है तुम लोग का VCL में ही पहले हो जाए, इतना फास्ट ले रहा है, तुम लोग को तो पता भी चल जाएगा ना, वो जब मान लो 3 से 4 दिन में आंसर भी दे देगा वो, और तुम लोग देख सकते हो तो एग्जैक्ट कितना मार्क्स आ रहा है वो तुम लोग को 4 से 5 दिन के अंदर वो पता चल जाएगा, तो उसके अनुसार आइडिया लग जाएगा कि हाँ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो बहुत मजा आ जाएगा। फिर क्या बोलते हो? साइंस का क्वेश्चन, जीके का 1 से 2 नहीं ना, जीके वगैरह कुछ नहीं देगा यार। अब जीके वगैरह तुम लोग को देगा तो देख लो। अब क्या है कि लड़का लोग सब तो अभी ECL का सिलेबस के अनुसार तैयारी करेगा, जीके वगैरह नहीं है। अब कुछ सिंपल देगा तो हो सकता है कभी तुम लोग पढ़े हुए हो उसके अनुसार टिक हो जाएगा, ठीक है ना। CCL में दिया था तो CCL का सिलेबस दिया था, CCL वाला, CCL का सिलेबस जारी हुआ था? नहीं, इसका सिलेबस है ना। ठीक है, कल तो संडे है, कल भी तुम लोग क्लास अब रहेगा। हाँ हाँ, WCL में दिया हुआ है, तो WCL का तो पैटर्न ही अलग है ना। और किसी को कुछ डाउट? अभी तुम लोग को डेली 50-50 वाला मॉक टेस्ट मिलेगा, एकदम आराम से करते जाओ। पहले ECL में एक सीट कंफर्म हो जाए, खत्म बात, फिर तो फिर WCL का, उसके बाद फिर WCL में और हौसला बुलंद हो जाएगा, ठीक है ना, WCL का एग्जाम और अच्छा चले जाएगा। हाँ अभी भी हम क्या खोल के रखे हुए थे कि ये देखो, एक एक चीज हम ही थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है ना, कि सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप पिलर, ठीक है ना, कि डेवलप पिलर है तो उसमें क्या सेफ्टी इशू है। अब उस केस में क्या होता है, जैसे ये अंडरग्राउंड का ये पिलर है, ठीक है ना, ये डेवलप पिलर है। अब क्या करना है, इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग से करना है, ओपन कास्ट माइनिंग के तो है कि वहाँ पे ब्लास्टिंग के टाइम में हम लोग क्या प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है ना, वो मेनली इसमें करना है। अब क्या है कि मान लो डेवलप पिलर अंडरग्राउंड से पूरा पिलर बना के रखे हुए हैं, ये पिलर हो गया, गैलरी हो गया, ठीक है ना। अब है कि यहाँ पे कोल्डेस्ट प्रेजेंट होगा, हो सकता है फायर डैम भी प्रेजेंट हो। अगर हम लोग सीधा ब्लास्टिंग कर देंगे तो हो सकता है कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन हो जाए, फायर डैम एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है। देख लें एनुअल रिपोर्ट का, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा ना तो हम स्क्रीनशॉट ही दे देंगे उसका, तो वही सिर्फ डाटा बेस्ड याद कर लेना, ठीक है ना। अभी एक 10 मिनट का टॉपिक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी, ठीक है ना, कि डेवलप पिलर है, ओपन कास्ट से एक्सट्रैक्शन करना है तो क्या डिफिकल्टी हम लोग को होगा। अब ब्लास्टिंग मान लो कोल्डेस्ट प्रेजेंट है, फायर डैम प्रेजेंट है, तो हो सकता है ये एक्सप्लोजन हो सकता है अगर डायरेक्टली हम लोग ब्लास्टिंग करें तो इसके लिए क्या बोलता है कि हम लोग, ये पिलर हो गया, ठीक है ना, ये कोयला का सीम था, पिलर, ये पिलर है, ठीक है ना, और ये क्या गैलरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टोन डस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। ये जो होल के बीच स्पेसिंग रहेगा 18 मीटर का, ठीक है ना, ये होल का जो स्पेसिंग रहेगा, मतलब ग्रिड पैटर्न में होल ड्रिल करेंगे 18 × 18 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ 18 मीटर, ये 18 मीटर पूरा डिस्टेंस रहेगा होल के बीच में। और ये जो क्वेरी का फेस है ना, ये डिस्टेंस 6 मीटर और लेस होगा। ये जो फर्स्ट ड्रॉप होल है, ये क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉप होल है, मान लो होल इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होगा क्वेरी फेस से कितना होगा, 6 मीटर और लेस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोर होल ड्रिल करेंगे पूरा गैलरी तक, ठीक है ना, टॉप ऑफ गैलरी। ये बोर होल ड्रिल किए हम लोग, ये बोर होल ड्रिल हो गया, ठीक है। बोर होल ड्रिल कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से ड्रिल मशीन को हटा लेना है, जो भी ड्रिल मशीन है, ड्रिल रोड जो यूज कर रहे हैं वो रिमूव कर लिए। अब यहाँ से क्या किया हम लोग, स्टोन डस्ट यहाँ पे डालें। स्टोन डस्ट डालेंगे तो हो सकता है ये हीप जैसा यहाँ फॉर्मेशन हो जाए। 6 मीटर क्या है, 6 मीटर, ये जो क्वेरी का फेस है ना, ये मान लो ओपन कास्ट माइनिंग है, ठीक है ना। ओपन कास्ट माइनिंग का जो बेंच का एज है, ये जो फर्स्ट ड्रॉप होल, इसको हम लोग बर्डन एक तरीके से टर्म देते हैं ना, वही मान के चलो कि फर्स्ट ड्रॉप होल से क्वेरी फेस का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर या लेस होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रिड पैटर्न में होल रहेगा, बोर होल 18 × 18 मीटर का रहेगा, ठीक है। इसमें स्टोन डस्ट, इसमें क्या करेंगे, अब इसमें स्टोन डस्ट डालेंगे। ये स्टोन डस्ट, इसमें 2 टन स्टोन डस्ट डाल दिए, ठीक है ना। स्टोन डस्ट किसका रहेगा, लाइमस्टोन का होगा या डोलोमाइट का रहेगा,
ठीक है ना, विथ लिस्ट सिलिका कंटेंट, सिलिका कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, विथ लिस्ट सिलिका कंटेंट, ठीक है ना। और वेट कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए, भींगा हुआ रहेगा तो फिर अब स्टोन डस्ट यहाँ पे आ गया, अब स्टोन डस्ट क्या यहाँ डाल के तो बैठा नहीं देना है सिर्फ, ये स्टोन डस्ट का हीप जमा हो गया मान लो। अब है कि इस स्टोन डस्ट को क्या करना है, पूरा माइंस में फैला देना है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे। तो जो कंप्रेस्ड एयर का क्वांटिटी रहेगा वो नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है ना, नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना टाइम के लिए, 45 मिनट के लिए। क्या करेंगे हम लोग, 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट के रेट से इसमें कंप्रेस्ड एयर हम लोग भेजेंगे। कंप्रेस्ड एयर जब भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा डस्ट है यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ है ये पूरा माइंस में फैल जाएगा। और जो कंप्रेसर उसमें कितना प्रेशर जनरेट करेगा, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम कितना ड्यूरेशन के लिए, कम से कम 45 मिनट के लिए। और क्या है कि अगर ये प्रेशर और बढ़ गया, मान लो प्रेशर हम 3.5 दे रहे थे 7 कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, टाइम जो है घट जाएगा। मतलब जैसे अगर प्रेशर और इंक्रीज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो टाइम 45 मिनट तक करे उसका टाइम कम हो सकता है, ठीक है ना। स्टोन डस्ट डाल के माइंस में फैला दिए। अब क्या है कि अगर पेरीमीटर, गैलरी का पेरीमीटर क्या है, 14 मीटर से एक्सीड कर जा रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है, 2 टन स्टोन डस्ट डाले, फैला दिए। फिर दोबारा से क्या करेंगे हम लोग, ड्रिल मशीन को, ड्रिल रोड को हटा के 2 टन डाले थे, फिर बोरहोल में ड्रिल मशीन लाए हुए थे, ड्रिल रोड के थ्रू कंप्रेस्ड एयर भेजे थे, फिर ड्रिल मशीन को डालेंगे, फिर 2 टन डालेंगे इसमें स्टोन डस्ट। तो प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया स्टोन डस्टिंग का प्रोसेस, ये स्टोन डस्ट कर ली। अब क्या करना है, अब हम लोग को होल ब्लास्टिंग करना है। होल का क्या करना है, ब्लास्टिंग करना है, ठीक है। होल का ब्लास्टिंग देखने का फिगर वगैरह यहाँ बना हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है, छोड़ो हम नया ही बना देते हैं। अब हम लोग शॉर्ट होल ड्रिल करेंगे, वो बोर होल ड्रिल किए थे, अब क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट होल ड्रिल करेंगे। डाटा नोट करवा देंगे, ठीक है, ये शॉर्ट होल ड्रिल किए आप। शॉर्ट होल क्या, अब इसको चार्ज करके उड़ाएंगे, ठीक है ना। कोयला सिम था, पिलर है, अब हम लोग शॉर्ट होल, क्या वसो नहीं हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, शॉर्ट होल ड्रिल कर रहे हैं। क्या अब हम लोग स्टोन डस्टिंग कर लिया, अब शॉर्ट होल ड्रिल कर रहे हैं। तो शॉर्ट होल कहाँ अंत कर देना है, ये जो है ना, ये जो ओवरबर्डन के ऊपर, ये जो कोयला सिम है इसके ऊपर, ये जो 6 मीटर का जो एरिया है ना, इतना ड्रिल नहीं करना, ठीक है, यहीं तक रुक जाना है। ये 6 मीटर या उससे ज्यादा का पार्टिंग हम लोग छोड़ेंगे, नॉट लेस देन 6 मीटर, ठीक है ना। 6 मीटर या उससे ज्यादा का हम लोग पार्टिंग यहाँ पे छोड़ेंगे। मतलब ये बोर होल यहीं तक आके समाप्त हो जाएगा, शॉर्ट होल, ठीक है ना। ये पार्टिंग छोड़ दिए, ठीक है ना। कितना पार्टिंग छोड़ना है, 6 मीटर। ये स्टोन डस्ट वगैरह सारा हो गया। सेफ पार्टिंग है ना यहाँ पे, द डेप्थ ऑफ होल इन द लास्ट ओवरबर्डन बेंच shall be such as to leave at least 6 मीटर थिक ओवरबर्डन above the coal seam। आइए कैसे चेक करेंगे कि हाँ 6 मीटर है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक होल ड्रिल करेंगे, जिसको पायलट होल बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब उसको ब्लास्टिंग कर देंगे, अब क्या है कि हम लोग देखो धीरे धीरे है कि, कहाँ चला गया यार, अब मान लो स्टार्टिंग में था कि ये बेंच जो था, कोयला सिम यहाँ पे है और ये बेंच ओवरबर्डन बेंच 50 मीटर था। एक बार में तो हम लोग 50 मीटर नहीं उड़ा पाएंगे, मान लो 7 मीटर उड़ाएं, या डबल रोड के 14 मीटर, एक बार में 14 मीटर, ठीक है ना। 14 मीटर उड़ा दिए, अब कितना बचेगा, ये लेंथ 36 मीटर, फिर 14 मीटर उड़ा दिए, अब लेंथ कितना बचेगा, 22 मीटर। अब लास्ट में कितना, जब 22 मीटर बच रहा है, तब हम लोग को देखना है कि 6 मीटर पार्टिंग जरूर छोड़ना है। 6 मीटर पार्टिंग छोड़ देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, अभी 16 मीटर है ना। तो एक बार फिर से 14 मीटर का डेप्थ मतलब होल ड्रिल करके उड़ा देंगे, लास्ट में 2 मीटर बचेगा उसको उड़ा देंगे, लास्ट में 6 मीटर को छोड़ देना। ये जो होता है इसको लास्ट ओवरबर्डन बेंच रहता है। जो बेंच और कोल सिम के जस्ट ऊपर लाई कर रहा है ना, उसी को लास्ट ओबी बेंच बोला जाता है। ड्रैग लाइन जो रिमूव करता है, लास्ट ओबी बेंच को रिमूव करता है, जस्ट अबव द कोल सिम। ये ड्रैग लाइन के टाइम पर है ना। तो बेंच हाइट डिसाइड कैसे होता है कि डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर क्या है ना, कि एक्सकेवेटर कितना हाइट तक पहुंच सकता है, 10 मीटर 20 मीटर, जितना हाइट तक पहुंचेगा उसके अनुसार हम लोग बेंच हाइट का डिसीजन लेते हैं। तो लास्ट में 6 मीटर पार्टिंग छूट जाता है। अब क्या है कि आप पूरा है कि इस पोर्शन को ही उड़ाना है। अब लास्ट में क्या करेंगे, 6 मीटर बचा हुआ है, अब है कि इस पोर्शन को भी उड़ाएंगे। ऊपर क्या करेंगे, जो गैलरी बचा हुआ है ना, गैलरी में सारा मटेरियल को फिल कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे।
नहीं तो क्या होता है बहुत बार कि मान लो ये मटेरियल उड़ा दिए लेकिन अच्छे से डोजिंग नहीं किए, मतलब कॉम्पैक्टिंग अच्छे तरीके से नहीं किए डोजर मशीन के द्वारा, डोजर के द्वारा कॉम्पैक्टिंग नहीं किए, तो उस केस में क्या होता है, अचानक से पता चला कि मशीन अगर HMM को इस जगह पे लाए हैं गैलरी की जगह पर, तो ये जो मटेरियल है सारा इसी में गैलरी में आ गया, तो उस केस में पोर्टहोल वगैरह बन जाता है, तो मशीन अचानक से गड्ढा में चला जाएगा। वैसे वाला सिचुएशन से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पोर्टहोल वगैरह सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसको पूरे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर देते हैं गैलरी को, ठीक है। पूरा अच्छा तरीके से कॉम्पैक्ट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला जाता है, कहाँ चला गया, हो सकता है कि अगर हम लोग को लगे कि यहाँ पे डाउट लगे कि अरे हो सकता है कोल्ड डस्ट वगैरह अभी भी प्रेजेंट हो, इग्निशन में कुछ चार्ज हो, इग्निशन में कुछ चांस हो, तो ये जो होल ड्रिल करते हैं ना शॉर्ट होल, 0.6 मीटर जो दूरी होता है नीचे से, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मॉइस्ट सैंड फिल कर देंगे या वाटर एम्पूल्स फिल करेंगे, कितना लेंथ तक, 0.6 मीटर के लेंथ तक, ठीक है ना। अब है कि अगर हम लोग डाउट लगता है कि कहीं क्रेक तो नहीं है यहाँ होल में, और अगर क्रेक रहेगा तो क्या होगा, मान लो क्रेक है तो जो भी एक्सप्लोसिव डालेंगे क्रेक के थ्रू तो इधर निकल जाएगा, तो क्रेक अगर रहेगा प्रेजेंट तो उस केस में क्या करेंगे, सैंड से 2 मीटर का लेंथ को हम लोग फिल कर देंगे। अगर क्रेक प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग 2 मीटर लेंथ तक बॉटम से क्या करेंगे, 2 मीटर हाइट तक हम लोग वहां पे फिल कर देंगे सैंड से, और वाटर एम्पूल से 0.6 मीटर लेंथ तक फिल करेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया, और इसमें कुछ था, एक और कुछ छोटा सा चीज छूट रहा है। हाँ, अब कोई भी पर्सन जो शेल्टर लेगा ना, वो क्वायरी फेस से, वो क्वायरी ओपनिंग से 100 मीटर के अंदर नहीं लेगा, ठीक है, 100 मीटर से ज्यादा दूरी पे लेगा। और अगर फायरी कोयल सिम रहा, जो डेवलप कोयल सिम है वो फायरी रहा, तो उस केस में हम लोग PTN TNT बेस्ड कास्ट बूस्टर जो होता है ना, वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नॉन कैप सेंसिटिव डिवाइस भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, हॉट स्टार्टर रहेगा या मतलब वही फायरी सिम शॉर्ट होल वगैरह रहेगा ना, तो उस केस में हम लोग नॉन कैप सेंसिटिव डिवाइस भी यूज नहीं करेंगे। Overburden benches immediately above the coal seam and other fiery areas in the mine. The explosive charge shall be fired by detonator attached to the detonating core at the surface and not within the shot hole. ये काम का चीज नहीं था, ठीक है ना। तो बस ये यही था, इसमें क्या क्या था हम पूछ ले रहे एक बार। जो होल ड्रिल करते हैं कौन सा पैटर्न में करते हैं, बोर होल ड्रिल जो करते हैं ग्रिड पैटर्न में, ठीक है। स्पेसिंग कितना रहता है होल का, 18x18 वाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि वो जो हम लोग स्टोन डस्ट कितना क्वांटिटी सेंड करते हैं, 2 टन। कंप्रेस्ड एयर का जो क्वांटिटी रहता है कितना रहता है, 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, है ना। कंप्रेस्ड एयर कितना प्रेशर पे सेंड करते हैं, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे सेंड करते हैं, और कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए, 45 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोरहोल हो गया काम, अब शॉर्ट होल ड्रिल करना है। बोरहोल में एक और हो गया कि क्वेरी फेस, ये जो फर्स्ट रोप होल ड्रिल करते हैं बोरहोल, उसका डिस्टेंस 6 मीटर या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। ये 45 क्या, हाँ 45 मिनट बोल रहे हो ना। ये हो गया, आप शॉर्ट होल ड्रिल कर रहे हैं तो पार्टिंग कितना होना चाहिए, कम से कम 6 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए, 6 मीटर से कम का पार्टिंग नहीं होना चाहिए। शेल्टर कोई भी आदमी लेगा, हाँ 6 मीटर से पार्टिंग कम नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये 6 मीटर या उससे लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार्टिंग 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वाटर एम्प्यूल्स फिल करेंगे कितना मीटर लेंथ तक, वाटर एम्प्यूल या मॉइस्ट सैंड से फिल कर देंगे 0.6 मीटर का लेंथ, ठीक है। शेल्टर जो रखेंगे, जो शॉर्ट फायरिंग होगा 100 मीटर से ज्यादा दूरी पे होगा, विदिन 100 मीटर पे नहीं होगा, 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर याद रखना। अगर क्रेक है तो क्रेक के केस में हम लोग 2 मीटर तक बॉटम से फिल कर देंगे सैंड से, ठीक है। अब एक और क्या है इसमें चीज कि अगर मान लो टॉप और बॉटम वर्किंग चल रहा है, ठीक है ना, ये टॉप हो गया, ये बॉटम वर्किंग हो गया, तो हम लोग कोई भी ऊपर से बोरहोल ड्रिल करेंगे ना, तो बॉटम के विदिन 3 मीटर नहीं करेंगे, ठीक है ना। मान लो ये बॉटम है, कोयला सीम है 100 मीटर डेप्थ मान लो, ठीक है। तो कोई भी बोरहोल ड्रिल करेंगे तो 97 मीटर तक में रुक जाना, 97, 96, 95 करेंगे, लेकिन 98 नहीं कर देंगे, 99 नहीं कर देंगे, ठीक है ना, 3 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन है इससे। क्या है यहाँ तो 5वां नंबर, वर्किंग डेवलप इन मोर देन वन सेक्शन, वेयर मोर देन वन सेक्शन ऑफ द सीम हैड बीन डेवलप्ड ऑन पिलर, द शॉर्ट होल शैल नॉट बी ड्रिल्ड टू विदिन 3 मीटर ऑफ द लोअर सेक्शन एंड केयर शैल बी टेकन टू ब्लास्ट द होल, कि डायरेक्टली वो अंडरग्राउंड गैलरी में फायर ना हो जाए। यहाँ पे डिले डिटोनेटर भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या है कि मान लो ये टॉप वर्किंग है, ठीक है, होता है ना कि बहुत बार माइंस में क्या होता है, 2 सिम चल रहा है या एक ही सिम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उस केस में बोला जाता है कि टॉप वर्किंग और बॉटम वर्किंग चल रहा है, ठीक है ना। ये टॉप हो गया, ये सिम इसके नीचे से का सिम है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है जो ऊपर से शॉर्ट होल ड्रिल करेंगे ना, वो बॉटम से 3, बॉटम जो सिम है उसके विदिन 3 मीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए 3 मीटर ज्यादा हो जाए, 4-5 मीटर हो जाए, लेकिन विदिन 3 मीटर, 3 मीटर या उससे कम नहीं होना चाहिए, विदिन 3 मीटर नहीं होना चाहिए जो शॉर्ट होल ड्रिल करेंगे, ठीक है। बस इतना ही डाटा है इसमें, तो बस यही डाटा क्वेश्चन तुमको याद करना है इसी तरीके से। कंप्रेस्ड एयर का जो क्वांटिटी था 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और प्रेशर क्या था, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रेशर था,
ठीक है। तो बस अगर मान लो इसी से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, अगर करेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो कितना हम लोग 2 मीटर, 0.6 मीटर, 100 मीटर, बस यही क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है ना। सेफ्टी इशू इन ओपन कास्ट वर्किंग ओवर डेवलप्ड पिलर। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तुम लोग मोटिवेट भी हो गए हो अच्छे तरीके से, अब रिवीजन करो सिर्फ, ठीक है। कल क्लास रहेगा, कल का क्लास का बता देंगे यार, कल संडे है ना, कल संडे को देख लेते हैं, सुबह या शाम जब भी लगेगा ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सब लोग अच्छे से एकदम तैयारी में जम जाओ। डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है, ठीक है।